तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो रेनेगाड इमॉर्टल के नेक्स्ट नोवेल के एपिसोड नंबर 353 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे सारी चीज़ें क्लाइमेक्स पे आ चुकी होती, वार्निंग भी बाहर निकल चुका होता, जिसको देखकर सेलेस्ट एम्पर की मानो रूह कांप चुकी होती है। उसने हर एक चीज़ तो लास्ट तक मेंटेन करके रखा होता, लेकिन उसने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया होता है वांग लिन के जिंदा रहने का, और वो पूरी तरह से डर में चला जाता है। यहाँ पर वो अकेला नहीं था, बल्कि ज्यूडी, डाई और वुफेंग ने भी कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वांग लिन अभी तक जिंदा होगा। लेकिन वांग लिन वहाँ पे आता है, उसके सोल तक को पकड़ लेता है। वो रिट्रीट करने की कोशिश कर रहा था ताकि वो ली डियानफाई की बॉडी में जा सके, लेकिन वहाँ पे वांग उसे अपने स्टोरेज स्पेस के अंदर ही खींच लेता है। और अभी वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था और वो वांग लिन को नुकसान भी नहीं पहुँचा सकता था। और दिखाया जाता है कि वहाँ पर वांग लिन उसके सोल को अपने पास रख लेता है। इसी के साथ सेलेस्टर एंसेस्टर का हेड भी कांपने लगता है और उसके ऊपर जो टूटा हुआ दरार था वो और भी बड़ा हो जाता है। वांग लिन लियान डाओफाई की अनकॉन्शियस बॉडी को पकड़ लेता है ताकि वो उसे ले जा सके, और तभी वो उसके हेड पे स्टेप आउट करता है, जिसके कारण वो कोलैप्स करने लगता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वांग लिन को, जो कहता है कि ये चीज़ मैं इसको ले जाने वाला हूँ, जो कि उसी की तरफ जो रहता है। और वांग लिन अभी अपने ब्लैक हेयर में रहता है, मतलब आप लोग समझ सकते हो कि वांग अभी अपने डिस्ट्रक्शन की पावर्स को यूज कर रहा होता है। अब इसी के साथ ग्रैंड एम्परर जीडी का भी सीन दिखाया जाता है। उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि यहाँ पर आखिर कैसे हो सकता है। वो अपने पावरफुल कल्टीवेशन को सप्रेस किए हुए होते हैं और वांग लिन की तरफ देखकर उसकी किलिंग इंटेंट आने लगती है। उन्होंने भी सारी चीज़ें कैलकुलेट कर रखी थी, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि ग्रैंड एम्परर अपनी बॉडी को एक्सप्लोड करेंगे और सेल्फ डिस्ट्रॉय कर देंगे, जिसकी कारण उसकी बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो चुकी होती है। अभी वो फाइन तो होते हैं, लेकिन अभी उतना खतरा भी नहीं होता है। वो और भी वर्स हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो अपने क्लोज डोर कल्टीवेशन के बाद अपनी सारी कल्टीवेशन को रिकवर कर सकते हैं। और यहाँ पे उन्हें गुस्सा इसलिए आ रहा था कि वांग लिन अभी भी जिंदा होता है, और उसे ये गुस्सा आ रहा था कि हम जैसे ग्रैंड एम्प्रेस के बीच में ये छोटा सा एक एग्जाइल क्या कर रहा है। वो उसकी तरफ देखने लगते हैं। अब सब लोग अपने आप को रिकवर कर रहे होते हैं, और साथ में हमें डॉई को दिखाया जाता है, जो वांग लिन से कहता है, एरोगेंट, क्या तुम अपनी मौत को देख रहे हो। और उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, भले ही वो एक चींटी के बराबर हो। इसी कारण ही तो उसे गुस्सा आ रहा था कि इन ग्रैंड एम्प्रेस के फाइट के बीच में आखिरकार ये चींटी जैसा बंदा कर क्या रहा है। और दिखाया जाता है कि वो अपने किलिंग इंटेंट को वानी की तरफ रिलीज करके उसके तरफ बढ़ जाते हैं ताकि वो उस पर अटैक कर सके। वहाँ पे वो अपने पावर सेट से वांग लिन पे अटैक करते हैं, लेकिन वहाँ पे वांग लिन बहुत ही अलग अंदाज से खड़ा होता है, क्योंकि वो ब्लैक हेयर वांग लिन होता है, ना कि वाइट हेयर। और दिखाया जाता है कि वो भी अपने पावर्स को, थंडर पावर्स को यूज करके उस पर अटैक करता है। और दिखाया जाता है जैसे ही वो अपने स्पिरिट ऑफ स्लाउटर एंड डिस्ट्रक्शन को यूज़ करता है, चारों तरफ स्लाउटर्स आने लगते हैं और एक बड़ा सा नेट जाके डॉई के पाम से लगता है, जिसके कारण वहाँ पे जोर का धमाका होता है। चारों तरफ स्लाउटर्स ही आने लगते हैं। भले ही डॉई एक ग्रैंड एम्प्रेस होते हैं, लेकिन इतने सारे फाइट के बाद वो सिर्फ अपने 50% पावर्स को भी यूज़ कर सकते थे, सिर्फ उतनी ही पावर्स को बचे हुए होते हैं। लेकिन अभी पर जब वो वांग लिन पर अटैक करने गए होते हैं, तो वांग लिन की जो स्लाउटर थंडर्स की नेट होती है उसके कारण उन्हें पीछे हटना पड़ता है, जिसके कारण उन्हें विश्वास नहीं होता कि आखिरकार ये चींटी जैसा बंदा मुझे पीछे हटने पे कैसे मजबूर कर सकता है। ये पहली दफा था कि वो एक नॉन ग्रैंड एम्परर बंदे से ऐसे नॉकआउट हुए थे, क्योंकि वो ग्रैंड एम्परर के बाद सिर्फ ग्रैंड एम्परर से ही फाइट कर रहे थे। किसी भी नॉन ग्रैंड एम्परर के बंदों से तो उन्होंने ऐसे ही चींटी से मसल कर रख दिया होता है। वो उसकी तरफ देखकर अविश्वसनीय से कहते तुम, और से विश्वास नहीं हो रहा होता है। वहाँ पे अपने स्लीव को ऊपर करते हुए कहता है, डॉई, क्या तुम अभी भी फाइट करना चाहते हो? मैं ये जान रहा हूँ कि तुम्हारे ऊपर एंसेस्ट्रल कर्स मौजूद हैं, अगर तुम उससे फाइट करोगे तो वो और भी सीरियस होती जाएगी। अब देखो यहाँ पे जिमनी और हाईजी के अलावा बाकी सब पे वो सारे कर्स लग चुके होते हैं, जिसके कारण उनकी बॉडी पे अगर वो कर्स नहीं हटाया गया तो वो उन पे अफेक्ट कर सकता है, उनकी कल्टिवेशन तक गिर सकते हैं और बाद में आगे चलकर मारे भी जा सकते हैं।
और अब फिर जीडू वार्लिन से कहते हैं कि वार्लिन, ये ओल्ड मैन एडमिट करता है मैंने तुम्हें फिर से अंडर एस्टिमेट किया, लेकिन फिर तक अभी तक तुम छिपे हुए थे और अभी फिर जाकर ये सारी सिचुएशन सब ऐसे हुई, फिर तुम यहाँ पे आए, इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हूँ। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अभी उसी एंसेस्ट्रल हेड को ले जा सकते हो? कहता वार्लिन, तुम सच में स्मार्ट पर्सन हो, लेकिन यहाँ पर तुम मुझे फोर्स मत करो, मुझे यहाँ से जल्दी से उस चीज़ को दे दो। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है उन सभी बंदों को जो कि जेमिनी और वुडोंग और वुफेंग डाओ ये सभी मौजूद होते हैं, उन सब के ऊपर तो कर्स लगी हुई होती है और सब लोग वहाँ पे इंतजार कर रहे थे। वांगलिन सब ग्रैंड एम्परर्स की तरफ देखने लगता है और साथ में ग्रैंड एम्परर जेमिनी वांगलिन के पास आ जाती है क्योंकि वो उसे प्रोटेक्ट करना चाहती है। वहाँ पे पहले जो एक बॉडी हो चुकी थी वो अभी 2 बॉडी हो चुकी होती है। हमें बताया जाता है कि जब उन्होंने अपने बॉडी को मर्ज किया था तो वो अपने एक चीज़ को सैक्रिफाइस की होती, अपने पर्पल यांग को सैक्रिफाइस की होती, तभी जाके वो अपनी उस पावर को अचीव कर पाए होते, लेकिन उसके कारण उनकी कल्टीवेशन डैमेज हो चुकी होती है और साथ में उनकी पावर अभी ड्रॉप हो चुकी होती है और वो वहाँ पर रुक चुकी होते हैं और उसके सामने खड़े होते हैं। जिसके बाद हमें जीडी को दिखाया जाता है जो गुस्से में कहता है वुफेंग, है जी हम सबको मिलकर एक साथ वांगलिन पर अटैक करना चाहिए, और जीडी कहता है कि इस बच्चे को हमें जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। अब इसे देखकर ग्रैंड एम्परर जेमिनी को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो भी अपने पावर को रिलीज करने लगता है और यहाँ पे समझ लो एक बैटल का माहौल आ चुका होता है। ग्रैंड एम्परर जेमिनी जीडी को रेसिस्ट करने लगते हैं और डाई को रेसिस्ट करने लगते हैं, जहाँ पे वार्लिन अभी फाइट करने वाले होते हैं दूसरे ग्रैंड एम्परर बंदे से और दिखाया जाता है कि वुफेंग भी वहाँ के बीच में आ चुका होता है और रिट्रीट करते समय वुफेंग को दिखाया जाता है जो कि उन सबसे फाइट कर रहे होते हैं। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है जीडी को जो कि अभी जेमिनी के द्वारा ब्लॉक किया जाता है, लेकिन फिर भी वो उसके हेड की तरफ बढ़ने लगता है। वो कहता है डावी हाई जी जल्दी से उस हेड को चुरा लो, मतलब देखा जाए तो वो जो बेबी हेड होता है सेलेस्टर एंसेस्टर का वो उसके हेड को पाना चाहते हैं। इसके अंदर ही उस पावर्स को यूज करके वो कल्टीवेट करके अपने आप को स्ट्रांग बना सकते हैं और उससे अपने कर्स को भी आसानी से हटा सकते थे, इसलिए वो उस हेड को पाना चाहते थे। लेकिन वार्लिन यहाँ पे पूरी तरीके से शांत होता है और अभी दिखाया जाता है हाईजी को जो कि वहीं पे मौजूद होता है और हमें दिखाया जाता है वार्लिन को जो कि हाईजी की तरफ देख कर कहता है कि मैं नहीं जानता कि मैं तुम्हें अभी क्या बुलाऊं, एम्परर एग्जाल्ट हाईजी या फिर इंपीरियल टीचर हाईजी, लेकिन अगर तुमने यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं किया तो यहाँ पे मैं भूल जाऊंगा कि तुमने मेरे साथ पिछली दफ़ा क्या किया था। मैं सब चीज़ें भुलाने को रेडी हूँ, लेकिन अगर तुम यहाँ पे फाइट करने के लिए आए तो मैं पीछे नहीं हटने वाला हूँ। हाईजी भी यहाँ पे वहाँ पे खड़ी रह जाती, वो अटैक तो नहीं करती बल्कि अपने आंखों को बंद कर लेती क्योंकि वो भी वार्लिन पे अटैक नहीं करना चाहती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है डायू को जो कि वार्लिन के पास आके उसको मारने लगता है, लेकिन यहाँ पे वार्लिन भी पीछे थोड़ी ना हटने वाला था, वो भी डायू से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और दोनों के बीच में बहुत ही बड़ा घमासान युद्ध होने लगता है और दोनों अपने फुल पावर्स का यूज कर रहे होते हैं। और वार्लिन डायू की तरफ देखकर अपनी गोल्डन स्वॉर्ड फ्रेग्रेंस को निकाल कर उस पर अटैक करता है और इस वक्त जीडी को भी दिखाया जाता है जिसने कभी भी नहीं सोचा होता है कि वो इसको पास कर देगा, क्योंकि अगर उसने पहले सोच लिया होता कि अगर यहाँ पे वार्लिन इसको सरवाइव कर पाएगा तो कभी भी वार्लिन को वो फ्रैगमेंट देता ही नहीं जो कि एंसेस्टर स्वॉर्ड का फ्रैगमेंट होता है। जिसके बाद वार्लिन को दिखाया जाता है जो कि अपनी बॉडी से 5 एलिमेंट ट्रू बॉडी, 3 इथेरियल एसेंस, रेस्ट्रिक्शन, एब्सोल्यूट बिगिनिंग, इन सबको बाहर निकालने लगता है। ये सभी वही मंजर होने लगता है जहाँ पर वो हाईजी के साथ जा रहा था तो वहाँ पे अटैक हुआ था, वैसा ही सेम टू सेम अभी वार्लिन करने लगा होता है, अपनी बॉडी से सारी चीज़ों को निकाल देता है और बचता है तो सिर्फ इनकार्नेशन ऑफ स्लाउटर एंड डिस्ट्रक्शन। जिसके बाद वो डायू पे अटैक कर देता है और दिखाया जाता है कि दोनों में टकरार होने लगती है। वहाँ पे डायू भी अपने सन की पावर्स को यूज करके अपनी पावर्स को इंटीग्रेट करके वांगलिन पर अटैक करता है और दिखाया जाता है वांगलिन को जो कि उसको काउंटर अटैक करने के लिए अपने पावरफुल स्पेल्स का यूज करने लगता है और डायू को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि ये वांगलिन जो कि एक चींटी के बराबर है वो उसके पावर्स का सामना कैसे कर सकता है। चाहो तब धमाके होने लगता है और डायू सडनली पीछे मुड़ के अपने स्कल्स पावर्स का यूज करके उस पर अपने जोरदार पंच को रिलीज करता है जिसकी वजह से वहां पे वार्लिन बहुत दूर 100 फीट जाके दूर गिरता है। लेकिन डायू को भी इसकी वजह से 3 स्टेप्स पीछे होने पड़ते हैं जिसको जानकर तो वो और भी गुस्सा होने लगता है। इसी के साथ दिखाया जाता है कि वार्लिन तो दूर गिर चुका होता है, वो फिर से आगे बढ़ने लगता है। उसी वक्त वो अपने 5 एलिमेंट ट्रू बॉडीज को भी यूज करके अपने लास्ट एसेंस को कंप्लीट करता है जो होता है मेटल एसेंस और वो स्वॉर्ड फ्रैगमेंट्स को अपने अंदर इंटीग्रेट करने लगता है।
दो उसकी पावर्स अभी कंप्लीट नहीं होती लेकिन फिर भी वो काफ़ी होती है। साथ में जब तक अभी लूप जो वांग लिन होता है वो अकेला लड़ रहा होता है, साथ में अपने 5 कलर बॉडीज का भी पावर्स का भी यूज करने लगता है, तभी वहाँ पे एक पावरफुल 5 कलर्स बॉडी अपीयर होती है जिनमें से ब्लैक अर्थ को रिप्रेजेंट करता है, येलो मेटल को, ग्रीन वुड को, ब्लू वाटर को और रेड फायर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। वो सभी मिलकर उस पर एक साथ अटैक करते हैं और एक थंडर एसेंस बनाकर उस पर एक जोरदार पंच मारते हैं और साथ में उसके अंदर एक मेटल भी होता है। काउंटलेस शॉट्स के साथ वहाँ पे डॉयू के पास अटैक होने लगते हैं। 1000 फीट टूल वुड एसेंस से भी अटैक होती हैं, वाटर एंड फायर के मर्ज से भी उस पर अटैक होती है। मतलब वार्निंग के पास जो भी अटैक्स होते हैं वो उन सब के साथ यूज करके उस डॉगी पे अटैक कर देता है और ये उसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक होता है जो कि अभी तक उसने स्लाउटर ऑरिजिन बॉडी और 5 एलिमेंट ट्रू बॉडी के ज्वाइंट फोर्सेस से अटैक की होती है। काउंटलेस रंबर्स आने लगते हैं, चारों तरफ धमाके ही धमाके होने लगते हैं और यहाँ पे वो सीधे जाके डॉगी पे लगता है और दिखाया जाता है सडनली वहाँ पे जोर का धमाका होने लगता है। इसके साथ ही 5 एलिमेंट्स की बॉडी और सभी चीजें स्कैटर हो जाती है। मतलब वॉर्निंग भी बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका होता है। डॉगी तो मानो चीखे मार रहा होता है क्योंकि अभी वो पूरे डर में आ चुका था क्योंकि वॉइलेंस के उस अटैक से वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका था और यहाँ पे वो कहता है ऐसा कभी नहीं हो सकता और दिखाया जाता है कि वो वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता। मतलब देख रहे हो वांग जो कि ग्रैंड एम्पायर लेवल पे भी नहीं पहुंचा, वो अपने एग्जॉल्ट एसेंडेंट एग्जॉल्ट की पावर का यूज़ करके अभी एक ग्रैंड एम्प्रेस तक को भागने पे मजबूर कर दिया होता है। वो वहाँ से भागने लगता है लेकिन वहाँ पे अपने रिस्ट्रिक्शन एसेंशियल्स को यूज करके वहाँ के माहौल को ही सील कर देता ताकि वो वहाँ से भाग ना सके और साथ में अपने एब्सोल्यूट बिगनिंग ऐसा सुंदर लाइट को भी यूज करके उस पर अटैक करता है। साथ में लाइफ एंड डेथ कर्मा, ट्रू फोर्स और कवर द वर्ल्ड इन सबको मिलाकर वो उस पर अटैक कर देता है और डॉवी जो कि भागने वाला होता है वो उसके सामने ही आके अपने सारे फुल पावर फोर्सेस पे फिर से अटैक करता है और कहता है तुम भागना चाहते हो यहाँ से। अब साथ में जेमिनी को भी दिखाया जाता है जो कि उन सारे बाकी सारे बंदे जीडू को और वांग फेंग को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। वहाँ पे अभी वो इन सब पावर्स को देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जीडी को जो कि गुस्से में कहती है जेमिनी ये काफी हो गया, सेलेस्टर एम्पायर मारी जा चुकी है, क्या फिर अभी भी तुम उस डॉबी को यहाँ पे इस सेलेस्टर एंसेस्टर के कर्स को डिस्ट्रॉय होते हुए देखना चाहोगी? ये सभी चीजें बर्बाद हो जाएगी, डॉगी की बॉडी डिके होना शुरू हो गई, अगर हमने उसे नहीं बचाया तो ये सभी चीजें बर्बाद हो जाएगी। अब यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि आखिरकार ये किस चीज के बारे में बात करने लगी, तो इसके बारे में कंफ्यूजन अभी ही दूर हो जाएगी। दिखाया जाता है वाली डॉगी पे एस्केप अटैक कर देता है ताकि वो उससे भागने का टाइम ही ना मिले, जिसको देखकर तो डॉगी की आंखें मैडनेस से भर जाती है। वो अपने पावर्स को बर्न करने लगता है, वो उस पर अटैक करने लगता है ताकि वो उस पावर्स को रोक सके, लेकिन वार्निंग यहाँ पे नहीं रखता। डिस्ट्रक्शन एसेंस एब्सोल्यूट बिगनिंग फिर से सभी चीज़ों अपने 5 कलर सभी चीज़ों को मिलाकर वांगलिन उस पर अटैक कर देता है और तभी दिखाया जाता है कि वो अपने एक पावरफुल सन ऑफ द ग्रैंड स्पेल्स को यूज करने लगता है, जिसको देखकर तो वो बंदे जितने कि अदर्स ग्रैंड एम्प्रेस होते हैं उन सभी का दिल दहल जाता है। क्या था ये नामुमकिन है, आखिरकार ये कैसे हो सकता है, क्योंकि वार्निंग ने जिस पावर्स को यूज किया होता है वो असल में ग्रैंड इंपीरियल सन की पावर होती है। जैसा कि वो अपनी पावर्स को यूज करता है तो सब लोग हैरान हो जाते कि वो कभी भी इमोरियल गॉड रियलम में नहीं गया तो आखिरकार उसे ये स्पेल आ कैसे सकती है, और वहां पर सब लोग हैरान हो जाते हैं कि असल में इसने अभी ऐसे एक फोर्स, ऐसे जगह, ऐसे सिचुएशन में एक ऐसे स्पेल को क्रिएट कर लिया है जिसको क्रिएट करने में तो बड़े बड़े की पसीने छूट जाते हैं, जिन्हें सिखाया भी जाए तो वो सीख नहीं पाते हैं। और दिखाया जाता है कि वो जाके उस पर अटैक करता है और ये अटैक अभी तक का वन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक होता है। वो अपनी पावर्स को यूज करके डॉबी की तरफ अटैक कर देता है। अब जीडू बहुत ही सीरियस हो चुका था और वो भी वॉर्निंग की तरफ जाकर उसको रोकने की कोशिश करने लगता है ताकि वहां पे डॉबी फाइट मर न जाए इस अटैक में, और जीडू और बाकी सारे बंदे आके उसको रोकने की कोशिश करने लगते हैं। जीडू चिल्लाकर कहते हैं वार्निंग डॉयू मर नहीं सकता, उसे नहीं मारना। वार्निंग पूरी तरीके से शांत होता है और अपने फुल पावर्स को यूज करके फिर से उस पर अटैक करता है और यहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होने लगता है और जीडू मतलब डॉई की जो हालत होती है वो काफ़ी गंभीर हो चुकी होती है, वो मानो टूट ही चुका होता है। इसके बाद हमें जीडू को दिखाया जाता है जहाँ पे वो कहता है कि रुक जाओ, ऐसा मत करो, तुम उसको मार नहीं सकते। वो बात किसी और की नहीं मैडमैन की कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे वो कहता है वार्निंग अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मेरे साथ मर जाओ। मतलब डॉई यहाँ पे कम्प्लीटली पागल हो चुका होता है। वो वार्निंग पे अपने फुल पावर्स, अपनी लाइफ फोर्स को भी बर्न करके मारने लगता है। दिखाया जाता है कि उसको बचने के लिए 99 आफ्टर इमेजेस
क्रिएट करता है, लेकिन उसके एक पंच से ही 90 आफ्टर इमेजेस ऐसे ही डिस्ट्रॉय हो जाता है और जोर का फिर से धमाका होने लगता है। डोरेमोन अपनी बदला अपने अपमान का बदला ले रहा होता कि एक नॉन एम्परर एग्जाल्ट बंदा उसके साथ ऐसे बदतमीजी से उसे इतनी बुरी तरीके से मारा और कहता है मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। लेकिन हमें जीडी को दिखाया जाता है जो इंटरफेयर करते हुए कहता है वार्निंग बहुत हुआ, तुम सेलेस्टर एंचेस्टर के हेड को ले जा सकते हो। है जी, अगर तुमने यहाँ पे वार्निंग पर अटैक नहीं किया तो मैं मानता हूँ तुम अटैक मत करो, लेकिन हमें डॉयू को बचाना होगा। हाई जी भी वहाँ पे ये सारी चीजें सुन रहा होता है और अभी वहाँ पे उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरकार वो ऐसा क्यों कह रहे थे कि उन्हें बचाना होगा डॉयू को, आखिर इसमें क्या मसला है, तो इसको हमारे में नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।